प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप जो है मैं क्लास 10 यानी साइंस से यानी पुराना पेपर विज्ञान का सेट नंबर यानी आईजे पेपर है, जिसमें मैंने भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न बताए थे जो खंड आ के अंतर्गत आते हैं। और इस वीडियो में मैं खंड आ के अंतर्गत ही उपभाग 2 में रसायन के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो उपभाग 2 के यानी क्वेश्चन नंबर 8 का मेथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछा है। इसने संरचनात्मक सूत्र बताइए, ऐसा उसने पूछ लिया है। तो संरचनात्मक सूत्र में इसमें संरचनाएं बनी है, जैसे कि विकल्प में दिया है कि आपके 2 सी से ऐसे हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं। ये आपका पहले विकल्प में लिखा हुआ है, इस तरह से दिया है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो बी नंबर का विकल्प बना है वो आपका सी से हाइड्रोजन जुड़े हैं बंधों द्वारा ऐसे। और सी नंबर में फिर दिया है, सी नंबर में विकल्प है सी डबल बंध सी और एच बंध एच यानी कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है। और डी नंबर में आपका विकल्प दिया है सी ट्रिपल बंध सी बंध एच और बंध एच। इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थी, जब भी मीथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछे तो हमारा बी नंबर का विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अच्छा, जब भी आपका मीथेन की बात आए, एल्केन यौगिक बनाने की बात आए, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, तो याद रखना सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2 होता है, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी पैराफिन भी इसी को कहते हैं। बस आपको पैराफिन कहते हैं। और इसी में यदि हमें अगर एक कार्बन दिया हो तो इसका नाम मेथ होता है, और 2 कार्बन में नाम इसका एथ होता है, 3 कार्बन में इसका नाम प्रोप होता है। इसी तरह से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक तक रहता है। अब जैसे हमको मेथेन का सूत्र बनाना है, तो इस सूत्र में n बराबर 1 रख देंगे तो C गुणे 1 और H2 गुणे 1 प्लस 2, अर्थात 1 का गुणा C से तो C आएगा, 2 कम 2 और 2 4, यानी ये मीथेन का क्या बन गया, अणुसूत्र बन गया। ये मीथेन का क्या बन गया, अणुसूत्र। इसी तरह से यदि अगला यौगिक बनाए तो n बराबर 2 रख देंगे तो एथेन बन जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका ये विकल्प ये सही हो गया मीथेन। और मैं जो है अब इसके बाद जो है 9वें विकल्प की बात करता हूं, यानी 9वां विकल्प जो कि रसायन विज्ञान का ही होगा। तो सबसे पहले 9वें विकल्प में इसने पूछा है, निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। उसने ऐसा पूछ लिया, समजातीय श्रेणी है। इसमें आपके विकल्प लिखे हुए हैं। एक आपका लिखा है C2H4 और फिर लिखा है CH4, और बी नंबर में आपका विकल्प रहेगा CH4 और फिर लिखे हैं C2H6, और फिर सी नंबर का विकल्प इसमें लिखा हुआ है यानी C2H6
और फिर लिखे है CH3OH, और डी नंबर में आपका विकल्प लिखा हुआ है क्या, तो याद रखेंगे C2H4 लिखा है और फिर लिखे है C2H2। तो यदि देखा जाए तो ये हमारे चारों विकल्प हैं, और चारों विकल्पों में वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो हम आपको बता दें कि समजातीय श्रेणी जो होता है वो एक ही प्रकार के सामान्य सूत्र द्वारा बनाए जाते हैं ये यौगिक, और इनमें से आप देख रहे हैं कि ऐसा कौन से यौगिक हैं किस विकल्प में दिया है जिन्हें एक ही प्रकार के सामान्य सूत्र द्वारा बनाया गया हो। तो हम एक काम करते हैं कि अगर देखा जाए तो ये एल्कीन यौगिक है और ये आपका एल्केन है, ये एल्केन है, लेकिन ये एक एल्कोहल है, यह एथिलीन गैस है, ये आपका एल्कीन यौगिक, एल्काइन यौगिक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों एल्केन यौगिक है, और एल्केन का मैंने अभी सूत्र बताया है, होता क्या है तो कहेंगे C2CnH2n+2। अगर इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो C गुणे 1 और H2 गुणे 1 प्लस 2, अर्थात बनने वाला है CH4। अब यदि इसी सूत्र में n बराबर 2 रखेंगे तो C गुणे 2 और H2 गुणे 2 प्लस 2, अर्थात बनेगा C2, 2 दूनी 4, 2 6। इसका मतलब कि इसी सूत्र से ये यौगिक तैयार हुआ और इसी सूत्र से ये तैयार हुआ, और ये दोनों एक ही विकल्प बी में दिए गए हैं। इस कारण से बी नंबर का विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 9वां विकल्प हो गया रसायन विज्ञान का, और मैं अब जो है आपको बताने जा रहा हूँ 10वां विकल्प जो कि रसायन विज्ञान का है। लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। अब वो कहता है 10वें विकल्प में कि लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए, लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। अगर ऐसा कहीं प्रश्न आ जाए कि लेड नाइट्रेट का क्या बताना है, आपको सूत्र बताना है, तो हम बता दें लेड नाइट्रेट का सूत्र जब भी पूछे तो Pb, अभी मैं बताऊंगा NO3 का होल ट्वाइस, और बी नंबर का आपका विकल्प होगा PbNO3, और सी नंबर का विकल्प होगा PbNO3 का क्या, तो कहेंगे होल थ्राइज होगा, और डी नंबर में विकल्प हो जाएगा आपका Pb, तो कहेंगे NO2 का होल ट्वाइस होगा। तो आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इन विकल्पों में हमको ढूंढना है लेड नाइट्रेट का सूत्र। तो आपको याद रखना होगा कि जो Pb की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 2+, नाइट्रेट की बात है तो इसकी 1-, जब दोनों के आवेश बराबर नहीं होते तो इनको अदल बदल के लिखते हैं। एक आएगा Pb के नीचे तो Pb ही होगा, और ये NO3 एक मूलक है, इसका इसको कोष्टक के अंदर करेंगे और 2 जाएगा इसके नीचे, इसका मतलब ये लेड नाइट्रेट का सूत्र बना। इस कारण से विकल्प नंबर 1 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो कुछ मूलकों के आप चार्ज याद कर लीजिए, कुछ मूलकों के चार्ज याद कर लीजिए, जैसे कि अम्लीय मूलक के अंतर्गत आते हैं, वो अम्लीय मूलक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं अम्लीय मूलक के अंतर्गत, जैसे ये सल्फेट आयन में कितना होता है, 2- चार्ज। कहेंगे फास्फेट में कितना होता है, तो कहेंगे 3- होता है। इसी तरह से हम क्या करें, नाइट्राइट में क्या होता है, तो कहेंगे 1- चार्ज होता है। नाइट्रेट में क्या होता है, तो माइनस का चार्ज होता है। अब इनको किसी से जोड़ दिया जाए, अब वो पूछ ले इसका सूत्र बताओ। जैसे मैं कहता हूं कि इसी में अगर ये आप उतार सकते हैं, इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद प्रिय विद्यार्थी उसको नोट करिए। नोट करने के बाद मैं अभी बता रहा हूं, जैसे मैंने अम्लीय मूलकों की बताया, सल्फेट मूलक, फास्फेट मूलक, नाइट्राइट मूलक, नाइट्रेट मूलक, इस तरह से इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ये अम्लीय है, किसी क्षारीय मूलक से इनको जोड़ा जाएगा। क्षारीय मूलक के अंतर्गत कौन आते हैं, तो क्षारीय मूलक जो होते हैं हमारे, वो हमारे प्लस के चार्ज वाले होते हैं। क्षारीय मूलक जैसे हमारा Pb, इसमें प्लस चार्ज है, आर्सेनिक है, इसमें प्लस चार्ज है, ऐसे इस प्रकार से Mg है तो कहेंगे इसमें प्लस चार्ज है, सोडियम है तो इसमें प्लस चार्ज है। ये हमारे क्षारीय मूलक होते हैं, और इन्हीं से इनकी क्रिया होती है। तो ये जब तक हमको आवेश पता नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी विकल्प को हल करके बता नहीं सकते हैं। अब मैं जैसे कह दूं, अभी लेड नाइट्रेट का सूत्र है, यानी प्रिय विद्यार्थियों इसको आपने यदि उतार लिया हो यानी नोट कर लिया हो, तो मैं आगे जो है इसी से एक विकल्प बनाने जा रहा हूं। जैसा कि एक विकल्प मैं इसी में बना रहा हूं, जैसा मैं कह दूं कि अभी लेड नाइट्रेट का
सूत्र पूछ रहा था, लेकिन यदि बन जाए क्या कहते हैं, लेड सल्फेट का सूत्र बताइए, लेड सल्फेट का सूत्र बताइए, लेड सल्फेट का सूत्र बताइए। अगर कहीं ऐसा यदि आ जाए कि लेड सल्फेट का सूत्र बताइए, तो आपको तुरंत जो है ध्यान देना है कि लेड का प्रतीक Pb होता है, इसमें 2 प्लस चार्ज होता है, और सल्फेट का हमारा इसमें 2 माइनस का चार्ज होता है। और जब दोनों आवेश बराबर होते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं, और ज्यों का त्यों जो है इन दोनों को उतार दिया जाता है, अर्थात PbSO4 बन जाएगा। और कहीं ये विकल्प में इस तरह लिखा होता तो हमारा ये क्या हो जाता, विकल्प सही हो जाता। इस तरह से मैंने 10वां प्रश्न बताया आपको किसका, रसायन विज्ञान का। और इसके बाद आपके 11 क्वेश्चन नंबर में हम पहुंचते हैं, जो कि दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान यदि पूछता है तो याद करना, शुद्ध जल का पीएच मान की बात करें तो याद करना, इसमें ए मैं लिखता हूं कि ये 7, और फिर इसके बाद बी नंबर में लिखता हूं कि 7 से क्या, तो कहेंगे कम, है ना, 7 से क्या होगा, ज्यादा, 7 से ज्यादा। सी नंबर में होगा 7 से क्या, 7 से ज्यादा, तो 7 से कम। और डी नंबर में होगा 7.3। इसका मतलब जब भी शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो आपका 7 होता है। इसका आंसर ये विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और जब भी आ जाए पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं, पीएच पैमाने की जो खोज किया गया था तो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो याद रखना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने की खोज की थी। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, तो याद रखना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अशुद्ध जल का पीएच मान जब भी पूछ ले या अशुद्ध जल लिखा हो तो आपको तुरंत जो है 7 में चिन्ह लगा देना है। 12वें नंबर में आपकी क्या पूछता है, एंटीमनी है, वो पूछता है कि एंटीमनी है, तो याद रखना एंटीमनी एक उपधातु है। और मैं सभी आवर्त सारणी में जितनी भी आपकी उपधातुएं पाई जाती हैं तो वो कौन कौन सी उपधातुएं होती हैं, उपधातुओं में जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं बोरान की, किसकी बात करूं, बोरान की, बोरान का प्रतीक होता है तो याद रखना बी। अब मैं बोरान के बाद सिलिकॉन की बात करता हूं, सिलिकॉन की बात करता हूं तो सिलिकॉन का प्रतीक होता है SI। अब कहेंगे मैं इसके बाद किसकी, जर्मेनियम की बात करता हूं, जर्मेनियम की बात करता हूं तो जर्मेनियम में आप याद करना GE होता है। तो कहेंगे आर्सेनिक की बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक का AS होता है। अच्छा, एंटीमनी की बात करेंगे, एंटीमनी की बात करेंगे तो याद रखना एंटीमनी का प्रतीक SB होता है। और इसी प्रकार से हम टेलुरियम की बात करेंगे, टेलुरियम, 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 यूरियम, टेलुरियम की बात करेंगे तो आपको याद कर लेना TE होता है। और पोलोनियम की बात करेंगे तो पोलोनियम भी आपकी एक उपधातु है और इसका प्रतीक PO होता है। इस प्रकार से यदि आपको जो है इनके आपको परमाणु क्रमांक यदि याद करना हो तो आप इनके परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। इसका 5 होता है, इसका 14 होता है, जर्मेनियम 32 होता है, आर्सेनिक 33 होता है, एंटीमनी 51 होता है, टेलुरियम 52 होता है, पोलोनियम 84 होता है। ये इसका क्या है, परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, परमाणु क्रमांक लिख दिया। आइए तो एक काम किया जाए, इन परमाणु क्रमांकों को मैं अलग से लिख देता हूं। क्या, परमाणु क्रमांक की बात की जाए, परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो हम परमाणु क्रमांक को कैसे लिख देंगे, तो कहेंगे परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक भी इसके इनके याद कर सकते हैं। तो कहेंगे बोरान का क्या होगा 5, सिलिकॉन का क्या होगा 14, जर्मेनियम का क्या होगा 32, कहेंगे आर्सेनिक का क्या होगा 33, एंटीमनी क्या होगा 51, टेलुरियम का क्या होगा 52 और पोलोनियम का क्या होगा 84। इस तरह से ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये उपधातुएं हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इससे कोई प्रश्न बन सकता है, आपको ये याद करना होगा। अच्छा,
इसमें एंटीमनी पूछ रहा था, तो एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। और इस बार जो है मैं अगला आपको जो है रसायन का 13वें नंबर का विकल्प बताने जा रहा हूं। इसमें पूछा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। उसने कहा है मैं आपकी एक एस्टरीकरण की परिभाषा बताने जा रहा हूं। एस्टरीकरण से ही ये विकल्प बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जब भी एस्टरीकरण आ जाए तो आपको लिखना है कि अम्ल और किसकी क्रिया, तो कहेंगे अम्ल और प्लस एल्कोहल की क्रिया यदि करा दें, अम्ल और एल्कोहल की क्रिया करा दें और फिर बन क्या जाए, तो कहेंगे एस्टर बन जाए और प्लस जल बन जाए। और यही एस्टर तथा जल बनने की क्रिया को ही हम एस्टरीकरण कहते हैं। और इसमें आपका अम्ल कौन सा ले लें, तो कहेंगे एस्टिक अम्ल का सूत्र ले लो। एल्कोहल की बात आ जाए तो कहते हैं एथिल एल्कोहल ले लो। और फिर इसकी दोनों की क्रिया करा दो तो कहेंगे CH3COO और C2H5 बनेगा। अर्थात आपका देखिए CH3COO C2H5, तो ये H और OH से क्रिया करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये कहलाया क्या, तो याद रखना ये कहलाया एस्टर। लेकिन इसका नाम क्या है, तो कहेंगे इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट इसका नाम है, एथिल एसीटेट इसका नाम है। और ये कहे का सूत्र है, तो ये विद्यार्थियों इसको याद करेंगे, एस्टिक अम्ल का सूत्र है। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो विद्यार्थियों याद कर लेना, CH3COOH होता है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल का भी याद कर लीजिए। आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है। तो वो कह रहा था समीकरण को, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। अच्छा, ये कैसा विकल्प बना हुआ था, ये भी मैं लिख दूं कि विकल्प किस प्रकार से ये बना था। लिखे था कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए, समीकरण को पूरा कीजिए, ऐसा इसमें विकल्प लिखा हुआ था। लेकिन अब बात यह है कि अब वो दिया था कैसे समीकरण को पूरा करना था, तो CH3COOH था, फिर लिखे था C2H5OH, और फिर लिखे था एरो के ऊपर सांद्र H2SO4 लिखे था। लेकिन इसमें पेपर में उसने H2SO4 नीचे लिख दिया है। कोई बात नहीं, इधर बनेगा क्या, तो कहेंगे CH3COO और C2, यानी वो बनाए था फिर प्लस करे था, जल बनाए था। अब इसके विकल्प में उसने लिख दिया था कि बनेगा क्या, तो कहेंगे CH3COO C2H5, ऐसा विकल्प उसने दे दिया था ए नंबर में। बी नंबर में दे दिया था कि क्या C2H5OH होगा, क्या सी नंबर में हमारा क्या होगा CH3COO, CH3COO C2 CH3 दे दिया था। और डी नंबर का जो विकल्प है वो आपका दे दिया था उसने क्या, तो CH3 बंद O बंद CH3 कर दिया था। तो ये आपका लिखा हुआ डाई मेथिल ईथर, ये लिखा है डाई मेथिल एस्टर, ये लिखा है एथिल एल्कोहल। तो याद रखना CH3COO C2H5 से जुड़ेगा तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, और यहाँ भरना पड़ेगा CH3COO C2H5। इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। इस प्रकार से ये आपके रसायन विज्ञान के जो है पूरे हुए, आपके क्या रसायन विज्ञान के ये पूरे आपके विकल्प पूरे हो चुके हैं। और इस प्रकार से रसायन विज्ञान के ये विकल्प पूरे हो चुके हैं। और मैं अब जो है खंड आ में ही उपभाग 3 की बात करता हूं। जैसे कि अगर प्रश्न बन जाए 14 नंबर का जो विकल्प होगा, आपको सिर्फ सही बहुविकल्पी प्रश्न में बताने जा रहा हूं। कोष्की प्रक्रम में कह रहा है, कोष्की प्रक्रम में, कोष्की प्रक्रम में बात करें, अगर पूछ ले कोष्की प्रक्रम में, कोष्की प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो कहे ऊर्जा मुद्रा क्या है। अगर ऐसा कहीं प्रश्न बन जाए कि ऊर्जा मुद्रा क्या है और विकल्प में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए विकल्प में, और फिर बी नंबर में क्या आ जाए, तो याद रखना बी नंबर में आ जाए आपका एटीपी आ जाए, एटीपी। और सी नंबर में विकल्प क्या बन जाए, तो कहेंगे सी नंबर में ग्लूकोज बन जाए ग्लूकोज बन जाए। और कहेंगे डी नंबर में क्या बन जाए, तो आप याद करेंगे पाइरूवेट बन जाए।
अब इसके बाद पूछ ले कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो आप याद कर लेना एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। जब भी प्रश्न बन जाए ऊर्जा का सिक्का पूछ ले तो आप ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहते हैं। और कोशिका का पावर हाउस पूछ ले जब भी, तो कोशिका का जब पावर हाउस की बात करें, कोशिका का पावर हाउस पूछ ले तो याद रखना कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस पूछ ले तो याद रखना कि इसका क्या कहलाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और इस ग्लूकोज की सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र याद कर लेना C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको जो है तैयार करते जाइए, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अगला विकल्प बताने जा रहा हूं और मैं इसके बाद जो है 15वें विकल्प की बात करता हूं। 15वें विकल्प की बात करता हूं, कह रहा है कि पित्त रस का स्त्राव होता है। ऐसा प्रश्न बन जाए पित्त रस का स्त्राव होता है, पित्त रस का स्त्राव होता है, ऐसा कहीं प्रश्न बन जाए होता है तो याद रखना अगर विकल्प में लिखा है यकृत और विकल्प में फिर से बी नंबर में लिखा है पित्ताशय लिखा है, पित्ताशय लिखा है विद्यार्थियों, और सी नंबर में लिखा है अग्न्याशय लिखा है, अग्न्याशय, और डी नंबर में उसने क्या दे दिया है, छोटी आंत दे दिया है, छोटी आंत दे दिया है। तो याद रखेंगे जब भी पित्तरस का स्त्राव की बात करें तो अगर आपका यकृत और पित्ताशय दोनों दिया है तो आपको पित्ताशय सही करना है, लेकिन यदि पित्ताशय नहीं दिया है यकृत बस दिया है तो फिर यकृत को आप सही करेंगे। तो याद रखना कि पित्तरस हमेशा जो है यकृत में ही पित्ताशय पाया जाता है, जो कि पित्ताशय से निकलता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 16 नंबर का विकल्प बताऊंगा, जो कि जीव विज्ञान का 16वें नंबर का विकल्प है, पराग कोष होते हैं। पूछता है वो पराग कोष होते हैं, पराग कोष होते हैं। तो आपको ध्यान देना है जब भी पराग कोष की बात करें तो आप ए नंबर में लिखा है पराग कोष, पराग कोष में होते हैं, ऐसा विकल्प बना हुआ है कि पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पराग कोष को अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है ना। और ए नंबर में विकल्प लिखा हुआ है बाह्य दल, इसे बाह्य दल, और फिर बी नंबर में विकल्प है यानी आपका लिखा है बीजांड लिखा है, क्या लिखा है बीजांड, और सी नंबर में विकल्प लिखे हैं अंडाशय लिखे हैं अंडाशय, और डी नंबर में विकल्प आपका लिखा हुआ है विद्यार्थियों पराग कण लिखा है। तो आपको मैं बता दूं कि बाह्य दल को हम क्या कहते हैं, तो याद कर लेना कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स कहते हैं। तो कहेंगे बीजांड को क्या कहते हैं, तो याद रखना ओवम कहते हैं, है ना, बीजांड को ओवम। और अंडाशय को क्या कहा जाता है, तो ओवरी कहा जाता है अंग्रेजी में। और पराग कण को हम कहते हैं पोलन ग्रेन, क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन कहा जाता है। और यही पराग कोष में पराग कण भरे होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये 16वें नंबर का विकल्प हो गया। और मैं इसे आप नोट करने के बाद मैं अगला विकल्प जीव विज्ञान का बताने जा रहा हूं 17वें नंबर का, पत्तियों पर, यानी 17वें नंबर का विकल्प है कि पत्तियों पर क्या, पत्तियों पर आ जाए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, कलियां विकसित होती हैं, कहीं ऐसा आ जाए लिख के विकसित होती हैं, ऐसा लिख के आ जाए तो याद रखना इसका जो उत्तर होगा मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, इसे हम कहेंगे ब्रायोफिल्लम, क्या कहेंगे, ब्रायोफिल्लम कहेंगे। और इसी को हिंदी में कहा जाता है अश्वगंधा, क्या कहा जाता है, अश्वगंधा। अर्थात इसकी पत्तियों से क्या होता है, इसकी पत्तियों से नए पौधे तैयार होते हैं, पत्तियों से कैसे पौधे बनते हैं, तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से आप जो है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं तो ब्रायोफिल्लम पौधे में होती हैं। और जब भी इसे आप नोट करेंगे
मैं जीव विज्ञान का अगला विकल्प बताने जा रहा हूं, जो कि 18वें नंबर का विकल्प होगा, और उसमें पूछ लिया है उसने, एक लिंगी फूल है। एक लिंगी, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो जब भी आपसे पूछ ले एक लिंगी फूल का उदाहरण है, तो याद रखना, इसका मैं डायरेक्ट विकल्प उत्तर बताऊंगा। पपीते का फूल आपका एक लिंगी फूल है। पपीते का फूल कैसा है, तो याद रखेंगे एक लिंगी फूल है। और मैं 19 नंबर का विकल्प बताने जा रहा हूं, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब, यानी मनुष्य में जो आपका सामान्य रक्तदाब होता है, सामान्य रक्तदाब इसने पूछा है। और जब भी रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर आ जाए, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, तो याद रखेंगे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो तुरंत आप याद रखेंगे 120/80। जहां पर 120/80 दिया गया हो, वही आपका विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इसे हम 120 लिखा है, इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक दाब कहते हैं इसी को, सिस्टोलिक दाब कहते हैं, या इसी को कहा जाता है प्राकुंचन दाब। प्राकुंचन दाब अर्थात प्राकुंचन दाब अर्थात जब हमारा दिल धड़कता है, उस समय हृदय के द्वारा पंप किया हुआ ब्लड होता है। और इसके बाद जो है, इसको कहा जाता है डायस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? 20वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि 20 नंबर का प्रश्न होगा जीव विज्ञान का। तो आपको बता दें, 20 नंबर के प्रश्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा? तो याद रखना, घास को कौन खाती है? बकरी खाती है। और बकरी को कौन खाता है? तो मानव खाता है। और यही जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पूछ रहा था आहार श्रृंखला का निर्माण, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो याद रखेंगे आहार श्रृंखला का निर्माण, पहले घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। इस प्रकार से जो है ये हमारा पूरे विकल्प हो गए। और यहीं से आप सभी नोट कर लेना और इनको बार बार जो है सीखने का प्रयास करना। धन्यवाद।